हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है NIOS क्लास 10th इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 12। 12 चैप्टर में क्या है, इंडियन वेवर्स के बारे में पढ़ना है। वेवर्स का मतलब होता है बुनकर। ठीक है, तो भारतीय बुनकर के बारे में पढ़ना है। देखते हैं क्या है। हैव यू नोटिस्ड दैट पीपल वेयर क्लॉथेस ऑफ वेरीड कलर्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स? क्या आपने कभी देखा है कि लोग अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं? These variations in colors also indicate the diversity in cultures and religious communities. रंगों में ये जो विविधताएं हैं ना, वेरिएशन, विविधताएं मतलब बदलाव, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं उसको हम विविधताएं कहते हैं। तो रंगों में जो विविधताएं हैं वो संस्कृति और धार्मिक समुदाय में या समुदायों में विविधता को भी दर्शाता है कि जो धार्मिक समुदाय है वो अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं अलग अलग ओकेजन्स पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं एग्जाम्पल, हिंदू ब्राइड्स इन नॉर्थ इंडिया वेयर रेड क्लॉथेस वेयर एज इन केरला दे वेयर वाइट क्लॉथेस। क्रिश्चियन बर्ड्स ऑल्सो वेयर वाइट क्लॉथेस। लेट अस नाउ रीड अ पोएम बाय सरोजिनी नायडू। तो ये जो पोएम है किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने। हम पढ़ते हैं। तो हिंदी एक बार देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया में जो हिंदू दुल्हन होती है वो लाल कपड़े पहनती हैं, जबकि केरल में सफेद कपड़े पहनती हैं। ईसाई पक्षी भी सफेद कपड़े पहनते हैं। अब क्या है, हमें अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं हम। जैसा कि हर बार हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। तो देखते हैं किस काबिल हो जाएंगे। पहला है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस इफेक्टिवली। अपनी भावनाओं या जो हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको प्रभावी ढंग से व्यक्त करना आ जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से बताना आ जाएगा। रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू डाइवर्सिटी इन कल्चर्स। संस्कृतियों में जो विविधताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसको पहचानने का महत्व देना सीख जाएंगे हम, मतलब उसको पहचानना सीख जाएंगे। एंजॉय द रिदम मैंने पढ़ दिया, राइम ऑफ द पोएम। पोएम को जो राइम है, मतलब लय है, उसका एंजॉय करेंगे, मतलब मजे करेंगे। नेक्स्ट है, डिस्कवर द स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज इन पोएट्री। तो कविता में जो भाषा के अलग अलग उपयोग हैं या स्पेशल उपयोग हैं उसको हम समझेंगे और उसको ढूंढेंगे। नेक्स्ट हमारा, यूज कंपैरिजन फॉर इफेक्टिव राइटिंग। प्रभावी लेखन, इफेक्टिव राइटिंग का मतलब इस तरीके से लिखो कि लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए, अट्रैक्ट करे, उसे हम कहते हैं प्रभावी लेखन या इफेक्टिव राइटिंग। उसके लिए तुलनाओं का उपयोग करेंगे, है ना, कि क्या क्या चीजें हम करें कि हमारी जो राइटिंग है वो इफेक्टिव हो जाए। नेक्स्ट हमारा, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट विजुअल इमेजेस। तो दृश्य बनाने के लिए शब्दों की उपयोग पहचान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस डू 12.1 देखते हैं। टॉक टू पीपल टू डिफरेंट कम्युनिटीज एंड फाइंड आउट द कलर्स ऑफ द क्लॉथेस दैट आर कॉमनली वॉर्म और गिफ्टेड इन द गिवन सिचुएशन। कह रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, उनकी जो कम्युनिटीज़ है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनको ढूंढो और उनके बारे में जानो कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना, और गिफ्ट करते हैं अलग अलग हालात में, अलग अलग ओकेजन्स पर, या जो सिचुएशन हालात हैं उस पर। तो पहला है, कॉमन कलर ऑफ क्लॉथेस फॉर द फॉलोइंग पर्पज। निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए कपड़ों का सामान्य रंग में समुदाय का नाम, दूसरे समुदाय का नाम। तो नेम ऑफ द कम्युनिटी, नेम ऑफ द अनदर कम्युनिटी। पहली कम्युनिटी ये है, दूसरी कम्युनिटी ये है। ठीक है, तो देखते हैं हम। फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए पिंक कलर देते हैं पहली कम्युनिटी में, दूसरे कलर में क्या देते हैं, ब्लू कलर का दे रहे हैं। वॉर्न बाई ब्राइड, जो ब्राइड होती हैं, दुल्हन होती हैं, उनको क्या, वो क्या पहनती हैं, रेड कलर। ठीक है, पहली कम्युनिटी में। दूसरे में ग्रीन पहन रहे हैं। ऑफ फैमिली मेंबर्स व्हेन समवन इन द फैमिली डाइज, परिवार के सदस्य में जब कोई मरता है, परिवार का सदस्य, तब एक कम्युनिटी में ब्लैक पहन रहे हैं, दूसरे में व्हाइट पहन रहे हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं। डोंट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट ऑल ऑफ अस वेयर डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स? क्या आपको यह दिलचस्प नहीं लगता कि हम सभी अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं? तो 12.1, लेट अस रीड द टेक्स्ट। स्टार्ट करते हैं। हमारा टेक्स्ट क्या है? तो 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे इसे। ठीक है, पहला हमारा वीवर से लेकर चाइल्ड तक पढ़ते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे।
जो बुनकर हैं दिन के समय में क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गाय, है ना, तुम इतना गाय कपड़ा क्यों बुनते हो, मतलब शाइनिंग, ठीक है, खिला हुआ कपड़ा यहाँ पर है ये। नेक्स्ट हमारा ब्लू एज द विंग, है ना, ऑफ द हेलिकॉन विल्ड वी वीव द रॉब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। हेलिसन वाइल्ड के पंख के रूप में नीला हम नवजात शिशु के वस्त्र बुनते हैं। पहले पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। दूसरे में जो बुनकर है वो जवाब दे रहा है। पहले में क्या था कि बुनकर दिन के समय बुनाई करते हैं, तुम इतना सुनहरा रंग या मतलब खिला हुआ कपड़ा जो होता है ना, चमकते हुए कपड़े क्यों बुनते हो। तो दूसरे में कह रहे हैं कि हेलिसन वाइल्ड के पंख के रूप में नीला जो हम नवजात नवजात शिशु के वस्त्र बुनते हैं। यहाँ पर पहले हेलिसन वाइल्ड के बारे में समझते। एक ब्लू कलर का बर्ड्स होता है जो मछलियों को खा जाता है, तेज होता है, ठंड के दिनों में आता है वैसे ये, तो है ना। तो टेलर क्या कहते हैं, या जो वीवर्स हैं वो क्या कहते हैं, हम नवजात शिशु के वस्त्र बुनते हैं, ये है। उसके बाद है वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. बुनकर रात के समय में बुनते हैं, तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो। एक मोर के पंख की तरह बैंगनी और हरा, हम एक रानी की शादी का पर्दा बुनते हैं। थर्ड देखते हैं हम, वीवर्स वीविंग solemn and still, what do you weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. बुनकर गंभीर और स्थिर बुनाई, चांदनी ठंड में आप क्या बुनते हैं, एक पंख के रूप में सफेद और एक बादल के रूप में सफेद, हम एक मरे हुए आदमी के अंतिम संस्कार का कफन बुनते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 12.2 लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। स्टैंजा फर्स्ट जो कि हम बात कर रहे थे वेवर से लेकर चाइल्ड तक। इसमें कह रहे हैं, हैव यू एवर नोटिस द कलर्स वी चूज फॉर अ न्यू बॉर्न बेबीज क्लॉथेस, क्या आपने कभी गौर किया कि हम नवजात शिशु मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके कपड़े के लिए कौन सा रंग चुनते हैं। वाई डू यू थिंक वी चूज दीज कलर्स, हम या आपको क्या लगता है कि हम इन रंगों को क्यों चुनते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट कौन है, सरोजनी नायडू, डिस्क्राइब्स वीवर्स। तो पहले पार्ट में पहले स्टेंजा में सरोजनी नायडू क्या डिस्क्राइब कर रही है, वेवर्स के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। आगे पढ़ते हैं, विविंग क्लॉथ इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह कपड़ा बुनते हैं। शी शी आस्क द वेवर्स व्हाई आर दे वीविंग अ क्लॉथ फॉर अ पर्टिकुलर कलर, हम बुनकरों से पूछते हैं कि वे एक खास रंग का कपड़ा क्यों बुन रहे हैं। दे से that the cloth that they are weaving is the color of a helicon's wings, कह रहे हैं वे कहते हैं कि वे जो कपड़ा बुन रहे हैं वह हलिकन के रंगों का पंखों का रंग है। पंखों का रंग कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। वो बहुत खतरनाक होते हैं, है ना, ठंड के दिनों में आते हैं और मछलियों को खाते हैं। चलो, इट इज ब्यूटीफुल ब्लू बिकॉज इट विल बी यूज फॉर मेकिंग द क्लॉथेस फॉर अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, यह सुंदर है, नीला है क्योंकि इसका उपयोग नवजात शिशु के कपड़े बनाने के लिए किया जाएगा, इसलिए। आगे चलते हैं हम। इंटेक्स क्वेश्चन 12.1, इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमें सेंटेंसेस क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो पहला पढ़ते हैं हम, द वीवर्स आर वीविंग द क्लॉथ फॉर, उसके बाद फुल स्टॉप। तो वीवर्स जो थे वो किसके लिए कपड़े बुन रहे थे, एन इन्फेंट बेबी या बेबी गारमेंट, इन्फेंट बेबी के लिए वो क्या कर रहे थे, बुन रहे थे। इन्फेंट बेबी का मतलब जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको हम इन्फेंट कहते हैं, छोटा बच्चा उसको इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंट बेबी के लिए वो वीव कर रहे थे, बुन रहे थे। दे आर कंपेयर टू बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ कलर दैट इज ब्लू, वो किससे कंपेयर कर रहे थे, वो हेलिकन बर्ड से कंपेयर कर रहे थे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द विंग्स ऑफ हेलिकन बर्ड्स,
ठीक है, बाकी हमने ऊपर पढ़ा है, वहां से आप देख सकते हो। हेलिकन बर्ड के जो पंख हैं उससे सिमिलर बता रहे थे। चलो नेक्स्ट है द गे इन द लाइन टू मीन्स ब्राइट। जो गे वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। विच मूड ऑफ द वेवर्स डज इट इंडिकेट, है ना? मतलब क्या है, जो वेवर्स का मूड है वो क्या इंडिकेट करता है। टिक द राइट आंसर, तो हमें राइट आंसर टिक करना है। पहला है चीयरफुलनेस, सेकंड है फ्रस्ट्रेशन, तीसरा है सैडनेस। तो वो चीयरफुल थे ना, एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीयरफुलनेस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मॉर्निंग टाइम ऑफ द डे एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। दिन के सुबह के समय और बच्चे के जन्म में क्या समानता है। तो आंसर देखते हैं। मॉर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ द डे, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। सुबह जो है दिन की शुरुआत है, बच्चे का जन्म जो है जिंदगी या जीवन की शुरुआत है। आगे देखते हैं हम। लेट अस डू 12.2, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। रीड द पोएम टू योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय द राइम। तो अपने मित्र को कविता पढ़ें, सुनाएं, और जिसकी राइमिंग है ना, जो लय है, उसका आनंद लें। राइम इन द राइटिंग इज लाइक द बीट इन म्यूजिक। जो लेखन में लय संगीत के ताल की तरह होता है। जैसे संगीत में बीट बजता है ना, टुट टुट, है ना, वैसे ही जो लेखन है उसमें क्या लय ताल की तरह होता है, बीट की तरह होता है लेखन में। डू यू नो दैट इन पोएट्री राइम implies दैट certain वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड मोर फोर्सफुली than द अदर्स। क्या आप जानते हैं कि कविता में लय का अर्थ है कि कुछ शब्द दूसरों की तुलना में अधिक बलपूर्वक उत्पन्न होते हैं, मतलब ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, हम कह सकते हैं ज्यादा अच्छे से यूज किए जाते हैं। सम वर्ड्स में ऑल्सो बी हेल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। कुछ शब्द को लंबी अवधि के लिए भी रखा जाता है, मतलब लंबे समय के लिए रखा जाता है। Rhyme is also created by repeating words or phrases, sometimes are repeating whole lines and sentences. लय भी शब्दों या वाक्यांशों को दोहराकर, कभी कभी पूरी पंक्तियों और वाक्यों को दोहराकर भी बनाई जाती है। पंक्ति समझते होगी ना आप? चलो, वाक्य भी समझते हो। चलो, लिसन टू द पोएम अगेन। दोबारा से पोएम को आप सुनो या पढ़ो। पहला है नोट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिपीटेड। जो दोहराए गए शब्द हैं या वाक्यांश है उसको नोट करें। दूसरा है इन द पोएम इन द पोएम देयर इज वन वॉइस आस्किंग अ क्वेश्चन एंड द अदर आंसरिंग। मतलब एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है। लिसन टू इट वंस अगेन, आप मतलब एक बार दोबारा सुने। हुज वॉइसेस आर दीज, किसकी आवाज है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या था, नोट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिपीटेड। तो आप वहां पर दोबारा से रिपीट करो एक बार और वहां पर आंसर दे सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था हमने, या हमने कह सकते हैं वीवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या था वीविंग, जो वीवर्स से क्या थे, बुन रहे थे। उसके बाद सेकंड एक और पढ़ा था हमने, सेकंड के दो तीन पढ़े थे हमने। एक क्या पढ़ा था, वाई डू, ये WHY, वाई डू यू वेव, यही बात तो थी। उसके बाद तीसरा क्या था, वी वेव, यही तो क्वेश्चन आंसर चल रहा था ना, वी वेव। सेकंड क्वेश्चन है इन द पोएम देयर इज वन वॉइस आस्किंग, एक पूछ रहा है और एक जवाब दे रहा है। तो क्या था, हमने वहां पर देखा था द वॉइस ऑफ द पोएट, एक जो पोएट की आवाज थी वो क्या कर रहा था, पोएट जो है वो क्वेश्चन कर रहा था, है ना। और जो बुनकर थे, दैट मीन्स जो वीवर थे, वो क्या कर रहे थे, आंसर दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट क्वेश्चन कर रहा है और जो वीवर थे वो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये खत्म, हम आगे चलते हैं। 12.2.2 पार्ट 2 स्टैंजा 2। वेवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वेल्स ऑफ ए क्वीन तक। इन दिस स्टैंजा द पोएट आस्क द वीवर्स व्हाई दे आर वीविंग ए क्लॉथ लेट इन द वीविंग। कह रहे हैं कि छंद में कवि बुनकरों से पूछता है कि वे देर शाम तक कपड़ा क्यों बुन रहे हैं। She asked why it is so bright and colorful। वे पूछते हैं कि ये इतना चमकीला और रंगीन क्यों है। The weavers
tell her that the cloth is brightly and richly colored like the feathers of a peacock because they are weaving it for a queen. बुनकर उसे बताते हैं कि कपड़ा जो है मोर के पंखों की तरह चमकीला और समृद्ध रंग का है। ठीक है, समृद्ध मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, मतलब जो क्वालिटी होनी चाहिए ना वो क्वालिटी इस कपड़े में है। चलो, क्योंकि वह इसे एक रानी के लिए बुन रहे हैं। ठीक है, क्या है, कलर लाइक द फेदर्स ऑफ पीकॉक बिकॉज दे आर वीविंग इट फॉर अ क्वीन। आगे बढ़ते हैं। द क्वीन विल यूज द क्लॉथ टू मेक हर मैरिज वेल। तो रानी इस कपड़े को इस्तेमाल अपनी शादी का पर्दा बनाने में करेगी। मैरिज वेल, शादी का पर्दा। चलो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.2 पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वीवर्स वीविंग। बुनकर क्या बुनते हैं? तो मैरिज वेल ऑफ ए क्वीन, एक रानी की विवाह का पर्दा। सेकंड है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट। दिन का कौन सा समय है? आंसर है बिगिनिंग ऑफ नाइट, रात की शुरुआत, रात की शुरुआत है। थर्ड क्वेश्चन है, वी वेयर कलर्स दैट रिफ्लेक्ट आवर मूड, गिव टू एग्जांपल्स। हम ऐसे रंग पहनते हैं जो हमारे मूड को दर्शाते हैं, उदाहरण देना है। तो आंसर है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड पॉसिबल मैरिज टेक प्लेस एट नाइट और द डे इज ओवर जस्ट एट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड इज ओवर। कह रहे हैं अलग अलग व्याख्या क्या संभव क्या है। विवाह रात में होते हैं या दिन में खत्म हो जाता है, जैसे बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है। मतलब क्या है, एक समय आने पर जो शुरुआत होता है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, मतलब जो स्टार्टिंग की बात होती है ना, आगे जाके वो खत्म हो जाती है। वही है ना, विवाह रात में होते हैं या दिन में खत्म हो जाते हैं, जैसे बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है। चलो, 12.2.3 पार्ट 3 स्टैंजा 3 पढ़ते हैं हम। वीवर्स वीविंग solemn and still man's funeral sound. You must have noticed people wearing white clothes to visit a friend who has lost a loved one. आपने देखा होगा कि सफेद कपड़े पहने लोग अपने किसी प्रियजन को खोने वाले दोस्तों से मिलने जाते हैं, मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर जाते हैं व्हाइट कलर पहनकर। Why do we not wear bright clothes on such occasion? तो ऐसे मौके पर हम चमकीले कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? In this above stanza, the poet asks the weavers that they are weaving late in the night. तो उपरोक्त जो स्टेंजा है ऊपर दिया हुआ, कवि बुनकर से पूछता है कि वे देर रात क्या बुन रहे हैं, है ना। The weavers reply that they are weaving a thin white cloth to cover a dead body. तो बुनकर जवाब देते हैं कि वे एक मृत शरीर, मतलब डेड बॉडी को ढकने के लिए एक पतला सा सफेद कपड़ा बुन रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, व्हाट टाइम इज इंडिकेट थ्रू द फ्रेज मूनलाइट चिल। मूनलाइट चिल जो है वर्ड यहाँ पर या वाक्यांश जो है किस समय का संकेत मिलता है? तो यहाँ पर आंसर है मिडनाइट का, मध्य रात्रि का। सेकंड है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डेथ एंड कोल्ड नाइट। तो मौत और सर्द रात, मतलब ठंड के दिनों की जो रात होती है, में क्या समानता है? तो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, संभावित व्याख्याएं, है ना। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्याएं, जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसकी बात है यहाँ पर। चलो, पहला क्या है यहाँ पर, डेथ ब्रिंग्स सैडनेस, मतलब क्या है, मृत्यु दुख लाती है। दूसरा है, मतलब उसी का पार्ट है, कोल्ड नाइट इज अनप्लीजेंट, सर्द की रात जो होती है अप्रिय होती है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अब यहाँ पर अनप्लीजेंट होती है, लेकिन बहुत लोगों को तो बहुत मजा आता है रजाई में सोते हुए, है ना, ब्लैंकेट के अंदर मजा आ जाता है उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, जो डेथ है एंड ऑफ लाइफ है, जस्ट एज नाइट इज एंड ऑफ डे, मृत्यु जीवन का अंत है जैसे रात दिन का अंत है। चलो, थर्ड क्वेश्चन है, चिल हेयर मीन्स अनप्लीजेंट कोल्ड। चिल का मतलब यहाँ पर है अनप्लीजेंट कोल्ड, मतलब ठंड जो पसंद ना हो, जिसको हम अप्रिय कहते हैं, वो यहाँ पर मतलब है चिल का। विच मूड ऑफ द वीवर्स डज इट इंडिकेट, टिक द राइट आंसर। तो यहाँ बुनकरों के किस मिजाज को दर्शाता है, सही उत्तर पर निशान लगाए। तो वो क्या थे, इस स्टेंजा में क्या थे, वो सैड थे, दुखी थे ना, क्योंकि डेड बॉडी के लिए वो कपड़े बुन रहे थे। पहला क्या है, डिसअपॉइंट, निराशा नहीं, फ्रस्ट्रेशन हताशा थे, है ना, फ्रस्ट्रेशन समझते होंगे आप, हताशा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सैडनेस, उदासी का है ना। अप्रिसिएशन हम पढ़ते हैं,
कह रहा डू यू नो दैट अ सिमिल इज अ लिटरेसी डिवाइस। सिमिल क्या है? लिटरेसी डिवाइस है। इट इज यूज टू शो अ कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ सम सिमिलैरिटी बिटवीन देम। कह रहा है ये यूज किया जाता है दो अलग अलग चीजों के लिए, मतलब दो अलग अलग चीजों को कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि सम ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन देम, क्योंकि उसमें से कुछ सिमिलरिटी भी होती है। दिस कंपैरिजन इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स एज और लाइक। तो ये कैसे इंडिकेट किया था? एज से या लाइक से। इसमें पहला है फाइंड द सिमिल इन स्टैंजा 2 एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। पर द is compared to both are bright and colorful. Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. The marriage veil of a queen, the plumes of peacock. ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। चलो इसके बाद बी पार्ट है इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, राइट कंप्लीट फ्रेजेस इंडिकेटेड सिमिल्स। कह रहा है जो नीचे यहाँ पर दो पेयर्स दिए गए हैं, क्या इसमें कोई सिमिल्स है, समानता है, मतलब एक तरह से क्या कोई सिमिलैरिटी है? तो दिए गए जो सिमिल्स हैं, सिमिल्स को हिंदी में कहते हैं उपमा, तो उपमाओं को दर्शाने वाले वाक्यांश को पूरा कीजिए। तो पहले लाइफ एंड सी, इसका आंसर है पहले तो इज देयर सिमिलैरिटी, उसका आंसर दे देते हैं। क्या आंसर है? चिरपिंग ऑफ अ बर्ड एज श्रिल म्यूजिकल एज अ विशल। सीटी की तरह तीखी या संगीत में चिड़िया का चहकना, ये क्या है हमारा? ये सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंपैरिजन किसका? लाइफ एंड सी का। तो लाइफ एज डीप एज सी, समुद्र जितना गहरा जीवन, समुद्र जितना गहरा जीवन, क्योंकि जीवन बहुत गहरा है समुद्र जैसा। दूसरा है रेन एंड म्यूजिक, तो रेन एज राइमिक एज म्यूजिक, संगीत के रूप में लयबद्ध बारिश, है ना, जैसे बारिश होती है एक लय में, वैसे म्यूजिक भी तो लय में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर गेटिंग अ गुड परसेंटेज इन NIOS secondary exam, Aziza's aspirations soared like a bird in the sky। उदाहरण के लिए NIOS माध्यमिक परीक्षा में, मतलब 10वीं की परीक्षा में अच्छा प्रतिशत प्राप्त करने के बाद, अच्छा परसेंटेज प्राप्त करने के बाद अजीजा की जो आकांक्षाएं हैं ना, वो आसमान में एक पंक्षी की तरह उड़ गई। उसके बाद सेकंड पार्ट है राइट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग। एज कोल्ड एज, तो एज कोल्ड एज आइस, एज हॉट एज, यहाँ पर एज होगा, एज हॉट एज चिलीज, मतलब मिर्च की तरह। एज डीप एज, डीप क्या होता है? ओशन, तो ओशन की तरह। इसका आंसर क्या था? एन इनोवेटिव कंपैरिजन दैट शोज सिमिलैरिटी अ फ्यू पॉसिबल कंपैरिजन। वही हमने यहाँ पर तीनों कंपैरिजन बता दिया था इन तीनों का। चलो थर्ड पार्ट है राइमिंग इन राइटिंग इज लाइक द बीट इन म्यूजिक। जो राइमिंग होता है राइटिंग में, म्यूजिक की बीट की तरह होता है। इन पोएट्री राइम implies that certain words are produced more forcefully than the others and may be held for a longer duration। कह रहे कविता में लय का अर्थ है कि कुछ शब्द दूसरों की तुलना में अधिक बलपूर्वक उत्पन्न होते हैं और लंबी अवधि के लिए आयोजित किए जा सकते हैं। मतलब कोई किसी भी कविता में, है ना, हम क्या करते हैं, एक लयबद्ध शब्द को हम डाल देते हैं, लयबद्ध शब्द को डाल देते हैं और वो लंबे समय तक लयबद्ध शब्द जो है वो उस कविता में चलता रहता है। Rhyme is also created by repeating words of phrases, sometimes by repeating whole lines and sentences। कह रहे हैं कि वाक्यांशों, जो भी फ्रेज है, शब्दों को दोहराकर कभी कभी पूरी की पूरी लाइन या पूरे पूरे वाक्य को दोहराकर भी लय बनाई जाती है, राइम बनाई जाती है। आस्क अ फ्रेंड टू रीड द पोएम अलाउड टू यू एंड एंजॉय इट्स राइम। अपने दोस्त से कहो कि ये पोएम आपको सुनाए और आप इस पोएम की जो राइम है ना उसको एंजॉय कीजिए। नोट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिपीटेड, उसमें जो वर्ड्स या फ्रेजेस हैं रिपीटेड हो रहे हैं उसको नोट कीजिए। चलो इसका आंसर है, देखते हैं। फ्रेज रिपीटेड आर गिवन क्या है? वीवर्स वीविंग, वाई डू यू वीव और वी वेव। फोर्थ है द पोएम हैज स्ट्रॉन्ग इमेजनरी। पोएम क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इमेजरी है। इमेजनरी का हो या इमेजनरी का हो, एक कल्पना, सोच है, ये क्या है? एक सोच है। चलो इन अदर वर्ड्स व्हेन वी लिसन
to it or read it, we are able to create a clear picture in our minds like a picture of an infant wearing blue clothes। कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में जब हम इसे सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में सक्षम होते हैं। हमारे दिमाग में एक तस्वीर सी बन जाती है उसके प्रति जिसके प्रति हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कि नीले कपड़े पहने हुए शिशु की तस्वीर। शिशु यहाँ पर क्या है? इन्फेंट बॉय या इन्फेंट चाइल्ड है, इन्फेंट चाइल्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। लिसन टू द पोएम अगेन एंड राइट डाउन द इमेजेस रिक्रिएटेड इन माइंड। आप दोबारा से इस पोएम को पढ़ो और आपके दिमाग में जो भी इमेज बन रही है वो आप लिखो। क्या बनाओ? द अंडरलाइन सेंटेंसेस अबव आर वन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज। जो अंडरलाइन हमने ऊपर देखा था, एन इन्फेंट वेयरिंग ब्लू क्लॉथेस, ये क्या है? ये वही एक उदाहरण है। ठीक है, आंसर करते हैं इसका हम, जो कि इन्होंने कहा है करने के लिए। वेवर्स विविंग एट देयर लूम्स। जो वेवर्स होते हैं बुन रहे होते कपड़े कहाँ पर? लूम पर। लूम का मतलब क्या होता है? करघा, जिसको हम खड्डी भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर वो धागे लगाकर बुनते हैं। अ बर्ड विथ फ्लू, अ बर्ड विथ ब्लू फेदर्स, नीले पंखों वाला पक्षी। अ पिकॉक डांसिंग या स्प्रेडिंग इट्स प्लम्स, है ना? प्लम्स का मतलब होता है पंख। तो एक मोर नाच रहा है या अपने पंखों को फैला रहा है। स्प्रेड मतलब फैलाना। चलो, अ क्वीन विद हर फेस कवर्ड विद वेल, एक रानी जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। अ डेड बॉडी कवर्ड विद अ व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़े से ढका हुआ एक शव, बॉडी। लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 12.1। ए पार्ट कह रहे हैं वर्ड बिल्डिंग। गिवन शो आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस के यहाँ पर नेम दिए हुए हैं। क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दीज आर फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स, कुछ इसमें से सफिक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? ईआर, और किसी में हमने लगा दिया और। टू वर्ब्स और नाउन, किसी भी वर्ब में या नाउन में। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं वेव, वेव मतलब वर्ब है बुनना, अगर हमने उसमें ईआर लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका बुनने वाला, वेवर। मतलब यहाँ पर क्या है? वर्ब से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? नाउन में। यही तो कह रहे हैं। चलो, डायरेक्ट वर्ब है, उसमें ओ आर लगा दिया तो क्या बन गया? डायरेक्टर बन गया। फोटोग्राफ नाउन है, ई आर लगा दिया तो क्या बन गया? फोटोग्राफर बन गया। कह रहे हैं पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन टू लिस्ट। जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर, प्रीचर, कारपेंटर, इंजीनियर, ड्राइवर, टेलर, मैनेजर, पॉटर, पेंटर, एक्टर, डॉक्टर, ऑथर, कह रहे हैं कि रिफर टू डिक्शनरी इफ यू आर नॉट श्योर टीचर। मतलब अगर आप श्योर नहीं हो तो आप डिक्शनरी की हेल्प से कर सकते हो। यही टीचर, ग्रॉसर, प्रीचर, ये सारे वर्ड्स। तो वर्ड फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स क्या क्या है? टीचर, प्रीचर, प्रीचर मतलब जो धर्म के ज्ञानी होते हैं ना, वो होते हैं। इंजीनियर, ड्राइवर, मैनेजर, पॉटर, पॉटर मतलब कुम्हार, जो लकड़ी का, सॉरी लकड़ी कह गया मैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, पॉटर, कुम्हार उसको कहते हैं। पेंटर पता है आपको, एक्टर पता है आपको। कारपेंटर, टेलर, ग्रॉसर, ग्रॉसर का मतलब जो खाने पीने वाला सामान जो होता है ना, ग्रोसरी का सामान, किचन का सामान, वो होता है। ऑथर, डॉक्टर, ये हमारे रूट्स वर्ड्स हैं और यहाँ पर सफिक्स से जो बनाए गए हैं वो वर्ड्स हैं। चलो आगे चलते हैं हम। बी पार्ट, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग हैप्पी एंड सैड फीलिंग्स। जो वर्ड्स होते हैं वो हैप्पी और सैड दोनों फीलिंग्स हमें बताते हैं। गिवन बिलो आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस हैप्पी एंड सैड फीलिंग्स। यहाँ पर वर्ड्स गिवन है जो आपको हैप्पी और सैड एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना? फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। Put the words expressing happy feeling in the happy face and the words expressing sad feelings in the sad face. Refer to a dictionary if you do not know the meaning of any of these words. अगर इनमें से कोई से अभी वर्ड आप नहीं जानते तो डिक्शनरी प्रेफर करो, डिक्शनरी से देखो। तो क्या क्या वर्ड्स हैं हम देखते हैं। पहला यहाँ पर सैड, ग्लैड, डिलाइटेड, डिस्ट्रेस, एक्साइटेड, ग्लूमी, डिजेक्टेड, जॉयस, डाउनकास्ट, चेयरफुल, एनॉयड, मिजरेबल, जुबिलेंट और थ्रिल्ड। तो पहला है हमारा हैप्पी फीलिंग्स वाला। तो देखते हैं क्या हैप्पी फीलिंग्स वाला है। पहला ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी एंड प्लीज्ड अबाउट समथिंग, प्रसन्न होना, मतलब किसी बात को लेकर प्रसन्न और सुखी होना, सुखी रहना भी कह सकते हो। डिलाइटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी। डिलाइटेड को वैसे हिंदी में कहें तो प्रसन्न होता है, वेरी हैप्पी, स्पेशली बिकॉज समथिंग गुड हैज हैपेंड, खासकर इसके लिए कुछ अच्छा हुआ है तभी वो डिलाइटेड है, मतलब खुश है। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। इंग्लिश में देखें तो क्या होता है? वेरी हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक,
बिकॉज समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन स्पेशली व्हेन दिस मेक्स यू अनेबल टू रिलैक्स। कह रहा है बहुत खुश और उत्साही क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, खासकर जब यह आपके आराम करने में असमर्थ बनाता है। मतलब क्या है, अब अच्छा होने वाला है, अब आप आराम थोड़ी करोगे, अब और मेहनत करोगे। जैसे आपको अगर ये चैप्टर समझ आ रहा है ना तो और अच्छे से पढ़ोगे आप दोस्तों से भी बताओगे कि देखो यार बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, आप भी देखो, बड़ी खुशी खुशी करोगे। ठीक है, अब ये ना सोचना कि मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों को दिखाओ, मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। चलो, उसके बाद यहाँ पर है जॉयस, कॉजिंग हैप्पी फीलिंग्स। जॉयस का मतलब होता है हर्षित, हर्षोल्लास सुना हो ना, जॉयफुल, वही है जॉयस। कॉजिंग हैप्पी फीलिंग्स मतलब खुशी की भावना पैदा करना। चेयरफुल का मतलब होता है खुशमिजाज, बिहेविंग इन अ हैप्पी फ्रेंडली वे, खुशमिजाज तरीके से व्यवहार करना। जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जुबिलेंट का वैसे हिंदी मतलब होता है आनंद करने वाला, इंग्लिश में होता है एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज समथिंग गुड हैज हैपेंड, थ्रिल्ड, वेरी प्लीज्ड एंड एक्साइटेड। बेहद खुश क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है, रोमांचित, बहुत खुश और उत्साहित। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि क्या है, सैड फीलिंग्स का। सैड फीलिंग्स का मतलब होता है दुख, और फीलिंग्स अनहैप्पी जिसको हम कहते हैं दुखी महसूस करना, स्पेशली बिकॉज समथिंग बैड हैज हैपेंड, खासकर अगर कुछ बुरा हुआ है तो। डिस्पर्स या हम कह सकते हैं डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, मतलब उदास। इफ यू आर डिप्रेस्ड यू फील वेरी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट यू फील यू कांट चेंज। कह रहे हैं कि यदि आप उदास हैं तो आप एक कठिन या अप्रिय स्थिति के कारण बहुत दुखी महसूस करते हैं, जो आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते। मतलब अप्रिय स्थिति, ऐसा बुरा माहौल हो गया है जिससे आप डिप्रेस्ड हो गए। अब ये बुरा माहौल कब होता है, जब आपके अकॉर्डिंग ऐसा कोई काम नहीं होता तो आपको लगता है ना कि बुरा हो गया। जैसे हम कहते हैं ना हमारा कठिन समय चल रहा है, मतलब अप्रिय स्थिति, मतलब हमारी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, समय खराब चल रहा है। चलो, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है मनहूस, फीलिंग सैड एंड विदाउट होप। मनहूस कहते हैं ना, बड़ा मनहूस दिन है, मतलब उदास है और कोई आशा ही नहीं है ना, विदाउट होप है, आशा रहित महसूस कर रहे हो आप कि बस अब कुछ नहीं होना है। मनहूस उसी को तो कहते हैं। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश, someone who is dejected has lost all their hope or enthusiasm या enthusiasm, especially because they have failed at something। क्योंकि व्यक्ति जो निराश हो गया है उसने अपनी सारी आशा या उत्साह खो दिया है, खासकर इसलिए कि वह किसी चीज में असफल हुआ है या रहा है। डाउनकास्ट का मतलब होता है मायूस, ठीक है। सैड और अपसेट, उदास या परेशान। मेजरेबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल। मेजरेबल का हिंदी मतलब होता है दयनीय। एक्सट्रीमली अनहैप्पी का मतलब बहुत ज्यादा दुखी। अब बहुत ज्यादा को हम हिंदी में कहते हैं अत्यंत। अनकंफर्टेबल का मतलब असहज, जैसे कंफर्टेबल होता है ना कि हम कंफर्टेबल है जी, तो अनकंफर्टेबल है। अनॉयड लास्ट है यहाँ पर। अनॉयड का मतलब होता है नाराज। फीलिंग स्लाइटली एंग्री और इम्पेशेंट, थोड़ा गुस्सा या अधीर महसूस करना, मतलब अच्छा महसूस ना करना, कुछ कमी महसूस करना। यहाँ पर देखो हैप्पी फेस है और ये सैड फेस है। आप तो व्हाट्सएप अगर यूज करते ही हो, मतलब व्हाट्सएप यूज करते ही होगे, तो आपने बहुत सारे इमोजीज देखे होंगे, है ना, समझ सकते हो। आगे चलते हैं हम। डू यू नो करते हैं हम। सरोजनी नायडू February 13, 1819 टू मार्च 2, 1949। सरोजनी नायडू का जो बर्थ है वो हुआ था 13 फरवरी 1889 में। और जो डेड हुई थी, मतलब मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ कब हुई थी, 2 मार्च 1949। वॉज ए चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब चाइल्ड के लिए वो ज़्यादा क्यूरियस थे। अ फ्रीडम फाइटर, एक फ्रीडम फाइटर भी थी वो, मतलब स्वतंत्रता सेनानी थी। एंड ए पोएट, और एक कवि। कवि तो नहीं कह सकते, कवित्री कह सकते हो आप क्योंकि ये फीमेल है। नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल इंडियन कांग्रेस, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर। तो जो सरोजिनी नायडू जी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, और गवर्नर भी पहली बार बनी थी, मतलब कोई लेडी पहली बार गवर्नर बनी थी। शी वॉज फेमसली नोन एज भारतीय कोकिला, किस नाम से जानती थी,
भारतीय कोकिला नाम से, मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नाइटिंगेल बुलबुल भी कहते थे। चलो आगे पढ़ते हैं हम। She was very active in the Indian independence movement and the encouraged women to participate in political life। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, मतलब जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और महिलाओं को राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती थी, मतलब इनकरेज करती थी कि आओ यहाँ पर हिस्सा लो, मतलब भारत को आज़ाद करने में। हर पोएट्री ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स। उनकी जो पोएट्री थी 3 वॉल्यूम, 3 पार्ट में क्या है पब्लिश की गई थी ओरिजिनली। पहला है गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, दूसरा है द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्पिरिट 1912 में, एंड ब्रोकन विंग्स 1915 में, सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड द स्प्रिंग। Two other volumes, the Sculptured Flute, Songs of the India and the Feather of the Down, were published after her death। तो उनकी डेथ के बाद ये सॉन्ग जो है पब्लिश किया गया था। आगे चलते हैं हम। Let us do 12.1। कह रहे कलर्स आर यूज्ड एज सिंबल्स नॉट ओनली टू इंडिकेट डिफरेंट मूड्स बट ऑल्सो टू इंडिकेट आइडियाज। कह रहे हैं जो कलर्स का जो सिंबल्स होता है ना ही मूड पे डिपेंड करता है बल्कि आइडिया पे भी डिपेंड करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही मतलब अकेले सिर्फ मूड पर नहीं बल्कि आइडिया पर भी डिपेंड करता है। चलो आगे करते हैं हम। डिपेंड क्या करता है, इंडिकेट करता है ये। चलो, मैच द कलर्स विद दैट दे स्टैंड फॉर। जो भी मैच कर रहा है कलर को आप मतलब उसे मैच कर दो, मतलब जो भी कलर जिस पे मैच कर रहा है आपको वहां पर मैच करना है। वन कलर में सिंबलाइज मोर देन वन थिंग्स, मतलब एक है दो से ज्यादा भी सिंबलाइज हो सकता है। जैसे रेड कलर किसके लिए होता है, डेंजर के लिए होता है। ठीक है, व्हाइट किसके लिए होता है, प्योरिटी के लिए भी होता है। ब्लैक किसके लिए होता है, डेथ के लिए होता है। अब लव, लव भी तो व्हाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लव के लिए भी वाइट है और प्योरिटी के लिए भी वाइट है। आगे चलते हैं हम। डू यू नो ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स इन लाइफ। हम सभी हैप्पी और सैड मोमेंट लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। व्हेन वी आर हैप्पी वी शेयर अवर हैप्पीनेस विद एवरीवन। जब हम खुश होते हैं तो अपनी हैप्पीनेस सभी को बताते हैं। व्हाट कैन वी डू व्हेन वी आर सैड और डिप्रेस्ड। जब हम सैड या डिप्रेस्ड होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हाउ डू वी कोप विद आवर नेगेटिव इमोशंस। तो हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उससे कैसे निपटे हम, है ना, कैसे उसको सही करें। हेयर आर सम सजेशंस गिवन बाय रिसर्चर्स। जो रिसर्चर्स हैं मतलब जो शोध करता है उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। देखते हैं क्या सुझाव है, कुछ क्या लिखा है। दीज सजेशंस इंक्लूड सम सेल्फ हेल्प टेक्निक्स। सेल्फ हेल्प टेक्निक्स भी बता रखा है। देखते हैं हम पहला क्या है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोचो इस तरह से, या सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो। अवॉइड बीइंग क्रिटिकल ऑफ योरसेल्फ, मतलब खुद की आलोचना करने से बचो कि यार मैं बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इससे बचो आप। दूसरा है टेक इंटरेस्ट इन अदर्स, मतलब दूसरों में रुचि लें। इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, डांसिंग। खुद को कहाँ इन्वॉल्व करो, फिजिकल एक्टिविटी में करो। जैसे एग्जांपल दिया, वॉक करो, दौड़ लगाओ, साइकिलिंग करो, डांस करो। थर्ड नहीं, फोर्थ हमारा लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, है ना, और वॉच अवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अपनी पसंदीदा संगीत सुने और अपना पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देखें। परसू अ हॉबी लाइक पेंटिंग, गार्डनिंग, स्टिचिंग। तो पेंटिंग, बागवानी मतलब गार्डनिंग, सिलाई आदि जैसे शौक को अपनाएं। इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। अपने आप को किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल करें, मतलब कोई ऐसा काम करो जिससे आप उसमें इन्वॉल्व रहो, है ना। वो कैसा काम होना चाहिए यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव, मतलब कोई रचना करो, किसी भी चीज का रचना करने के लिए। चलो लेट अस डू 12.4। विविंग इज अ सेंट्रल एक्टिविटी इन द पोएम। कविता में जो बुनाई है उसको एक सेंट्रल एक्टिविटी बताया गया है। इज इट बिकॉज लाइफ इज अ वेव ऑफ इवेंट्स।
कह रहा है क्या, इसलिए कि जीवन जो है घटनाओं की एक बुनाई है। चलो, वीविंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द पोएट्स टाइम। कवि के समय में बुनाई एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी, एक्टिविटी थी। गांधी जी ऑल्सो एडवोकेटेड एंड यूज ऑफ चरखा इन एवरी हाउस होल्ड। गांधी जी भी क्या करते थे, चरखे का इस्तेमाल, वकालत भी की उन्होंने। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो ऐसा क्यों? वाई वॉज द चरखा अ सिंबल ऑफ, चरखा किसका प्रतीक था? वाई वॉज द चरखा अ सिंबल ऑफ। ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड राइट 5 lines अबाउट दैट द चरखा इज अ सिंबल ऑफ। वाई डिड गांधी जी एडवोकेट, कह रहे हैं कि इस उत्तर खोजने का प्रयास करें और 5 पंक्तियां लिखे जिसमें चरखा जिसका प्रतीक है, गांधी जी ने इसकी वकालत क्यों की। चलो इसका आंसर मैं लिख देता हूं आपको। द चरखा वॉज अ मार्क ऑफ स्वदेशी एंड नॉन कोऑपरेशन। चरखा जो है स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन का मार्क है, निशानी है। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो खाना है, कपड़ा है और घर है ना, रोटी कपड़ा मकान, यही रिक्वायरमेंट है मानव जाति की। गांधी जी वॉज फेमिलियर ऑफ द पॉवर्टी। गरीबी से गांधी जी जो है वो जानते थे, मतलब गरीबी से फेमिलियर थे, मतलब उनको पता था गरीबी के बारे में। ऑफ इंडियन ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर से, है ना, एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब इसको जो टॉर्चर करते थे, इंडियन को परेशान करते थे, जो इंडिया पे कब्जा कर रखा था, उसकी वजह से जो गरीबी थी उससे गांधी जी को पता था, मतलब इस बात का पता था गांधी जी को। द आइडलनेस ऑफ द पीपल मेड गांधी जी, चलो, he pinned said to give them a permanent activity. It would enable them to promote स्वदेशी and meet their needs of food and clothing. अब यहाँ पर एक बात की गई कि जो जो ऐसे टॉर्चर कर रहे थे अंग्रेज लोग, तो इन्होंने क्या की, परमानेंट एक्टिविटी करो कि ये जो दुख है ना, इससे इसे खात्मा ही कर दो। तो इन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट चलाया। स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि जो इंडिया में चीजें हो रही है ना, मतलब जो अंग्रेज कर रहे हैं उसको छोड़ दो। अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से कॉटन लेकर जाते थे और फॉरेन से कपड़ा बनाकर लाते थे इंडिया में और बेचते थे हमें महंगे रेट पर। मतलब सस्ता कॉटन फॉरेन लेकर जाएं और वही उसी कॉटन का कपड़ा बनाकर इंडिया लेकर आए, बहुत महंगे रेट पर बेचते थे। तो गांधी जी ने कहा कि उनके कपड़े ना खरीदो, अपने खुद के कपड़े बनाओ, है ना, आप खुद से ही सब कुछ करो, ना उनकी नौकरी करो ना, इस तरह से बातें थी। बाकी हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। इट वुड मेक देम सेल्फ डिपेंड, तो ये क्या होगा, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बना देगा। दे कुड बाइकआउट यूज ऑफ फॉरेन क्लॉथेज, तो जो बाहर का कपड़ा था उसे बाइकआउट कर देंगे, वही जो मैंने आपको बताया। थ्रू चरखा, चरखा के थ्रू गांधी जी शुड और एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस। तो चरखा की वजह से उन्होंने ये फीलिंग्स की, मतलब कि हम जो है देश के प्रति जिम्मेदार हैं, है ना, मतलब देश प्रेमी है, भारत मतलब नेशनलिज्म है, देश को बढ़ावा देने के लिए भी है, नॉन कोऑपरेशन है और सिविल डिसओबीडियंस है। आई वॉज द सोर्स सॉरी आई वॉज द सोर्स ऑफ पासिंग टाइम, मेकिंग इनकम एंड मीन्स ऑफ प्रमोटिंग खादी। तो उन्होंने जो भी उनका डिसीजन था, उन्होंने कहा था कि जो भी हम कह रहे हैं ना, हम खादी को प्रमोट करेंगे, जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो खादी को प्रमोट करने के लिए करेंगे। इट वॉज अ नॉन वायलेंट वे ऑफ अपोजिंग मशीनरी, तो जब हम खादी खरीदेंगे तो बिना लड़ाई झगड़े के, मतलब नॉन वायलेंस के, हम मशीन वाले जो कपड़े हैं ना अंग्रेजों को, उनको अपोज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी नहीं आया तो आप समझने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर जरूर बताने की कोशिश करूंगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, वट डू वट यू हैव लर्न, हमने क्या सीखा। इन दिस पोएम यू रीड अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट ब्रिंग जॉयज एंड सरोज। इस कविता में अपने आपने जीवन के विभिन्न चरणों, मतलब जीवन को जो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग लेवल हैं, उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, सुख और दुख लाते रहते हैं हमारी जिंदगी में, मतलब हमारी जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं। You also learned ways to sharing happiness and excitement and ways that negative feelings and emotions। आपने खुशी और उत्साह के बांटने के तरीके और नकारात्मक भावों, नेगेटिव जो फीलिंग्स है, उसको साझा करने के तरीके भी सीखे हैं।
हमने तो सीखी है। आगे चलते हैं, टर्मिनल क्वेश्चन आ गया। इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। शी रिलेट्स देम टू ड्रेसेस एंड देयर कलर्स, उन्होंने इस स्टेजेस को कपड़े से और कलर से रिलेट किया है, मतलब संबंध बताया है। शी ऑल्सो कंपेयर द चेंजेस इन लाइफ टू द चेंजेस इन अ डे, है ना। उन्होंने और क्या बताया है कि जो हमारी जो जिंदगी है उसकी उसकी में जो परिवर्तन आते हैं, वो जो हमारे दिन दिन में परिवर्तन जो आते हैं वो लगभग सेम होते हैं, उससे कंपेयर करके उन्होंने बताया है ना, कंपेयर किया है। कंप्लीट द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। अब यहाँ पर पोएम के बेस पर, जो भी आपने पोएम को अंडरस्टैंड किया समझा, उसी के बेस पर आपको यहाँ पर फिलअप्स करना है। पहला के स्टेज ऑफ लाइफ, यहाँ पर देखो हैप्पी फेस लिखा हुआ है, कलर ऑफ क्लॉथ, उसके बाद कलर ऑफ क्लॉथ पर्पल एंड ग्रीन इसका, ठीक है। टाइम ऑफ द डे, स्टेज ऑफ लाइफ, मिडनाइट, स्टेज ऑफ लाइफ एंड कलर ऑफ क्लॉथ। तो इसका आंसर आप दे सकते हो क्योंकि आप पढ़ चुके हो। अगर नहीं दे पाते तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ए बी सी वैसे आंसर लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप यहाँ से आंसर कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड है, द वर्ड्स फ्रेजेस that suggest different moods in the poem. Funeral, marriage, veil, shroud, break of the day, purple and green, white garment, है ना। गे, गे का मतलब वही चमकीले कपड़े, शाइनिंग वाले। डेड मैन, सोलेम एंड स्टिल, ब्राइट प्लम्स ऑफ अ पीकॉक। कविता में अलग अलग मूड का सुझाव देने वाले शब्द है, वाक्यांश है, जैसे अंतिम संस्कार हो गया, शादी का पर्दा, कफन, दिन का विराम, बैगनी और हरा, सफेद, परिधान, है ना। यहाँ पर समलैंगिक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर चमक होगा क्योंकि गी का मतलब समलैंगिक भी होता है। चलो उसके बाद क्या है हमारा, डेड मैन मृत व्यक्ति, सोलेम मतलब गंभीर और स्थिति स्थिर, है ना, जो गंभीर हो। ब्राइट मतलब चमकीला उज्जवल होता है, ऑफ ए पीकॉक मोर के पंख, प्लम ऑफ अ पंख, पीकॉक मतलब मोर के पंख। पुट दिस एक्सप्रेशन इन 2 कॉलम्स, 2 कॉलम में इसको आप करो। पहला इन्होंने क्या दे रखा, वर्ड एक्सप्रेशन कन्वेइंग जॉय, खुशी व्यक्त करने वाले शब्द। आंसर है वर्ड्स एक्सप्रेशन कन्वेइंग जॉय, वर्ड एक्सप्रेशन कन्वेइंग जॉय, मैरिज वेल, ब्रेक ऑफ द डे, पर्पल एंड ग्रीन, गारमेंट के, ब्राइट प्लम्स ऑफ अ पीकॉक। क्या है, शादी का घूंघट, दिन का टूटना, है ना। ब्रेक ऑफ डे, दिन का टूटना मतलब दिन का समय, ठीक है, दिन का टूटना नहीं है, दिन का समय है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पर। चलो परिधान, परिधान मतलब जो कपड़ा जो भी पहनने का तरीका होता है, चमकीले कपड़े, यहाँ पर समलैंगिक गलत है जैसा कि पहले मैंने बताया। उज्जवल, ठीक है, और मोर के पंख। उसके बाद है बी, वर्ड फ्रेजेस कन्वेइंग सैरो, सैरो वाले शब्द हैं, मतलब दुख वाले शब्द क्या क्या आप यहाँ से देख सकते हो, कौन कौन से, फ्यूनरल हो गया, श्राउड हो गया, वाइट डेड मैन, सोलेम्स एंड स्टिल। चलो आगे चलते हैं हम। थर्ड है, पोएम हैज स्ट्रॉन्ग इमेजरी, इन द अदर वर्ड्स when we are listening to it or read it, we are able to create a clear picture in our mind like an image of infant wearing blue clothes। कह रहा कविता में सशक्त कल्पना है, स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी है या इमेजरी है। दूसरे शब्दों में जब हम इसे सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर, मतलब उसकी इमेज बना लेते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी, क्लियर कट, है ना, सक्षम होते हैं, जैसे कि नीले कपड़े पहने हुए शिशु की छवि। चलो लिसन टू द पोएम अगेन एंड राइट डाउन द इमेजेस क्रिएटेड इन योर माइंड। दोबारा से पोएम को पढ़ो और आप देखो आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है। द अंडरलाइन सेंटेंस अबव इन वन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज, तो आप अंडरलाइन करके उसको बताना आपको। तो इसका आंसर देख लो आपको क्या क्या बना होगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर तो है ही। वीवर्स वीविंग एट देयर लूम्स, ठीक है, अ बर्ड विद ब्लू फेदर्स, अ पीकॉक डांसिंग स्प्रेडिंग इट्स प्लम्स, अ क्वीन विद हर फेस कवर्ड विद अ वेल, अ डेड बॉडी कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ। ये हमने सारा का सारा पढ़ रखा पहले ही। चलो, accept all responses including identification of phrases containing imagery or any innovative
इनोवेटिव का मतलब होता है नए से संबंधित, कुछ से कुछ नया चीज करते हो ना, उसको इनोवेटिव कहते हैं। कंपेरिजन दैट शोज सिमिलरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, मतलब फिलअप करना है। फिर कह रहे हैं कि डू यू रिकॉग्नाइज द सिमिल्स यूज्ड। क्या क्या है, विसल, लाइटनिंग, रेन। ए पार्ट है इसका, ए पार्ट पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स सराउंडिंग्स एज श्रिल एज अ मीन्स क्या, विशल, विशल ही तो करता है श्रिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशल। उसके बाद है द ड्रमिंग ऑफ द, उसके बाद ड्रॉप्स ऑन द रूफ टॉप्स वॉज लाइक म्यूजिक। तो म्यूजिक की तरह क्या ड्रॉप करता है, रेन करता है। इतना इजी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमें देने, मतलब मुझे देना था आपको, मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए क्या है, राइट 3 टाइम्स इन द पोएम। क्या है, मॉर्निंग, फॉल ऑफ नाइट एंड चिल मून नाइट। ये 3 टाइम है, मतलब 3 समय है इस पोएम में। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, देख लो आप सभी ना, स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में नोट कर सकते हो। चलो सेकंड है, नेम द 3 स्टेज दैट हैव बीन सेड। 3 स्टेज कौन कौन से बताए गए, बर्थ, यूथ एंड डेथ। 3 स्टेजेस हैं। राइट द नेम्स ऑफ कलर्स बेबीज क्लॉथ ब्लू एंड हल्की ऑन द बर्ड। बर्ड जो बर्ड था ना, हलिकन बर्ड, उसके बारे में बता रहे हैं। चलो, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फोर्थ है, राइट द कलर्स ऑफ मैरीज वेल्स। मैरी, कितना आसान सा क्वेश्चन है ये ना। ब्राइट प्लम्स ऑफ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। इन विच कलर ही मेक्स श्राउड। किस कलर में श्राउड मेक किया इन्होंने, ही मेक्स श्राउड इन वेरी वाइट कलर एज फेदर एज क्लाउड। What the weaver was weaving in the different time. Answer है, the different time the weaver was weaving different types of clothes. Morning में क्या करता है वो, कलरफुल क्लॉथ करता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। फॉल ऑफ नाइट, he was weaving the marriage dress of the youth in very serious way. In the moonlight scene, he was weaving the dress for dead people. 7th क्वेश्चन है, what absolute reality has been described by the poetess in this poem. The poetess wants to say that death is absolute reality and right. It is also like a birth and youth. सही बात है, रियलिटी के लिए तो है, मौत तो फिक्स है, मौत तो निश्चित है, आनी आनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, वाई चाइल्डहुड इज कंपेयर्ड विद मॉर्निंग। आंसर है, चाइल्डहुड इज स्टार्टिंग पीरियड ऑफ लाइफ एंड मॉर्निंग इज द स्टार्टिंग ऑफ द डे। ये कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे थे, तो ये हमारा कोड है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने कर लिए, ठीक है। अच्छा लगा तो शेयर करें फ्रेंड के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।